हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब आता है कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी। तो थंबनेल में जैसा हमने दिखाया था, आपको लिखा था मैंने कि फुटबॉल कंसेप्ट अभी आ रहा है। अभी फुटबॉल कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्यूरेसी को। ये किस चिड़िया का नाम है? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी का जो डेफिनेशन है, एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या है? एक्यूरेसी दरअसल में क्या है, या ये जब कोई मेजरमेंट हम लेते हैं तो यह मेजरमेंट जितना क्लोज होगा, किसके क्लोज होगा? ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मेजरमेंट जो है वह उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी उसमें एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा है। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब मेजरमेंट जब लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी उस समय ज़्यादा है। और जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू से हमारा जो मेजरमेंट किए हैं या जो हम मेजरमेंट लिए हैं वह दूर है, यानी ट्रू वैल्यू से हमारा मेजर्ड वैल्यू जो है काफ़ी दूर है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी काफ़ी कम है। यही मतलब होता है एक्यूरेसी का। अब इसको और डिटेल में समझेंगे। आप चाहो तो इस डेफिनेशन का एक नोट भी ले सकते हो, यू कुड टेक अ नोट ऑफ दैट। सो नाउ वी प्रोसीड अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको समझिए। अभी जो हमने बोला इसका मायने क्या हुए। मान लीजिए कि ये मीटर स्केल है ए, ये है मीटर स्केल ए। इससे हम एक रॉड के लेंथ को मेजर कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? लेंथ। और जब इस रॉड से हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, क्या आया? रॉड्स लेंथ। क्या मिला हमें? रॉड का लेंथ वह मिला 10.2 मीटर। ये मिला ये। तो ये जो हमें 10.2 मीटर मिला रॉड का लेंथ। अब ये सेकेंड पिक्चर देखो, इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें स्केल बी है। इससे भी हम उसी रॉड के लेंथ को मेजर कर रहे हैं। जो रॉड यहाँ मेजर कर रहे हैं वही रॉड लेंथ यहाँ मेजर कर रहे हैं, लेकिन ये वाला स्केल बता रहा है रॉड का लेंथ 10.2 मीटर, और ये वाला मीटर स्केल बी, ये मीटर स्केल बी और ये वह मीटर स्केल ए। मीटर स्केल ए बता रहा है कि रॉड का लेंथ जो है वह 10.2 मीटर है, और मीटर स्केल बी बता रहा है रॉड का लेंथ कितना है? 10.5 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। लेकिन ट्रू वैल्यू जो है, असल में रॉड का लेंथ कितना है? वो 10 मीटर है। तो अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए इन दोनों स्केल में से कौन सा स्केल ज़्यादा एक्यूरेट है, तो वह इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा अभी जो डेफिनेशन हम लोग देखे एक्यूरेसी का, यानी किस स्केल में ज़्यादा एक्यूरेसी है? जो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब दे रहा है रीडिंग। तो कौन सा दे रहा है? ट्रू वैल्यू के सबसे करीब वही रीडिंग दे रहा है। स्केल ए दे रहा है। स्केल ए जो है या क्लोज़र है टू द ट्रू वैल्यू, ये ज़्यादा करीब दे रहा है वैल्यू ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू 10 है और ये दे रहा है 10.10, ये तो ज़्यादा करीब है। 10.5 तो दूर हो गया थोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो मीटर स्केल ए है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसके द्वारा जो रीडिंग मिल रहा है हमें वह ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब है, ज़्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू स्केल बी। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब एक्यूरेसी का मतलब, एक्यूरेसी किस सेंस में बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब, अब आगे बढ़ते कि एक इंस्ट्रूमेंट को हम तब ज़्यादा एक्यूरेट कहेंगे जब जो वैल्यू वो मेजर कर रहे हैं, जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के मदद से, वो वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब हो। किसी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के काफ़ी अगर करीब है, ज़्यादा करीब है, तो हम कहेंगे कि वह इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। जितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के करीब होगा मेजरमेंट, समझ जाइए इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट है। जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी, ये जितना दूर जाएगा, ये ट्रू वैल्यू से जितना दूर जाएगा, यानी इसकी रीडिंग जितनी फार होगी ट्रू वैल्यू से, समझ जाइए वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही कम एक्यूरेट होगा।
बस मुझे पूरी उम्मीद है आप मज़े मज़े में सीख रहे होंगे, आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन। जाना कहीं नहीं, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। अभी आ रहा है फुटबॉल कंसेप्ट प्रिसीजन और एक्यूरेसी पर, धमाकेदार अभी आ रहा है सेक्शन, एकदम इंतज़ार कीजिए। अब आता है, छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा वरना बहुत कुछ गवाइएगा, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन, अब आता है कंसेप्ट ऑफ प्रिसीजन। तो एक इंस्ट्रूमेंट वह अधिक प्रिसाइज कहा जाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट को हम अधिक प्रिसाइज करेंगे अगर वह मेजर करता है एक फिजिकल क्वांटिटी ग्रेटर लिमिट या रिजोल्यूशन तक, है ना। प्रिसीजन का देख लो क्या कहा है, अभी तो एक्यूरेसी पढ़ रहे थे, अब बता रहे प्रिसीजन कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को हम ज़्यादा प्रिसाइज कब कहेंगे, तब कहेंगे जब वह मेजर करे, क्या चीज़ मेजर करे, फिजिकल क्वांटिटी को, किस लिमिट, ग्रेटर लिमिट या रिजोल्यूशन तक। जब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करे तो समझ जाइए कि वह जो है, वह इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वह इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर प्रिसाइज। या दूसरे शब्दों में कहे कि एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वह ज़्यादा प्रिसाइज तब कहलाएगा जब वह सक्षम है कि वह मेजर कर सके फिजिकल क्वांटिटी को अधिक डेसिमल प्लेस तक। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब मेजर करेगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को अधिक डेसिमल प्लेस तक, तो समझ जाइए कि वह इंस्ट्रूमेंट जो है ना ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, या फिर तीसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट को हम ज़्यादा प्रिसाइज तब भी बोल सकते हैं जब वह फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करे लेसर फ्लक्चुएशन के जरिए, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम हो रहा है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग में फ्लक्चुएशन कम हो रहा है तो समय, यानी जितनी बार हम रीडिंग ले रहे हैं ज़्यादा वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है उसका रीडिंग, तो समझ जाइए कि वह इंस्ट्रूमेंट जो है ज़्यादा प्रिसाइज है। जिस इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेते वक्त कई बार रीडिंग लिए तो उसमें हर बार जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है या उसमें ओवरऑल फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखा जा रहा है, तो समझ जाइए कि वह इंस्ट्रूमेंट जो है प्रिसाइज नहीं है, ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है वो। तो एक इंस्ट्रूमेंट जो है वह ज़्यादा प्रिसाइज है अगर वह मेजर करता है एक फिजिकल क्वांटिटी को ग्रेटर लिमिट या रिजोल्यूशन का। तो इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए कि क्लॉक ए है, क्लॉक ए में रीडिंग दे रहा है 20 घंटा 20 आवर्स 30 मिनट्स 20 सेकेंड, ये क्लॉक ए का रीडिंग है। क्लॉक बी का जो रीडिंग है, क्लॉक बी में क्या रीडिंग दे रहा है, ये रीडिंग दे रहा है 20 आवर एंड 30 मिनट, ये दे रहा है 20 घंटा 30 मिनट इसकी रीडिंग है, यानी 20 आवर्स एंड 30 मिनट्स इसकी रीडिंग है। तो पूछा है कि इसमें से कौन सा क्लॉक ज़्यादा प्रिसाइज है, किस क्लॉक में प्रिसीजन ज़्यादा है। तो यहाँ क्लॉक ए जो है, ये जो हमारा क्लॉक ए है, ये ज़्यादा अधिक प्रिसाइज है, रीडिंग दे रहा है, क्योंकि इसके तुलना में ये ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग दे रहा है। और क्लॉक बी जो है ये लेस प्रिसाइज रीडिंग दे रहा है, क्योंकि इसकी रीडिंग जो है, क्लॉक बी की जो रीडिंग है इसलिए लेस प्रिसाइज है क्योंकि ये इसका लास्ट लिमिट जो है रीडिंग देने का वह सिर्फ जो है मिनट तक ही सीमित है, सेकेंड गायब है, सेकेंड तक नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये वाला क्लॉक ये जो है सेकेंड तक दे पा रहा है, इसका जो लास्ट लिमिट है रीडिंग देने का वह सेकेंड है, यानी सेकेंड तक ये रीडिंग दे पा रहा है। इसलिए क्लॉक ए जो है क्लॉक बी के तुलना में ज़्यादा प्रिसाइज है, इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है क्लॉक ए की। क्लियर हुआ। तो एक ये भी समझें लिमिट के टर्म्स में। अब प्रिसीजन जो है वो डेसिमल प्लेस के टर्म्स में समझते हैं। तो हमने कहा था कि इंस्ट्रूमेंट वह अधिक प्रिसाइज माना जाएगा जिसमें जो कि मेजर करे किसी फिजिकल क्वांटिटी को अधिक डेसिमल प्लेस तक। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेइंग मशीन ए है और इसमें जो है कि एक स्फीयर का जो वेट है, ये जो स्फीयर है इसका वेट कितना है 35.1 किलोग्राम फोर्स। तो ये रीडिंग किस डेसिमल प्लेस तक दे रहा है, ये रीडिंग 1 डेसिमल प्लेस तक दे रहा है जब इसको वे करते हैं। तो अब बोल रहा है ये एक ही डेसिमल प्लेस तक रीडिंग दे रहा है। अब इसी स्फीयर को हम लोग वे करते हैं वेइंग मशीन बी पर। चलिए इसको ले जाते हैं वेइंग मशीन बी पर। सेम आइडेंटिकल स्फीयर है, वेइंग मशीन बी पे मेजर करते हैं। यहाँ रीडिंग दिखा रहा है 35.12 किलोग्राम फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो मशीन है, ये वेइंग मशीन, ये 2 डेसिमल प्लेस तक
ये 1, ये 2, ये 2 डेसिमल प्लेस तक जो है ये रीडिंग दे रहा है, यानी इसकी रीडिंग में प्रिसीजन जो है वह ज़्यादा है, इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है। और इसमें क्या है, ये रीडिंग सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक दे रहा है, इसकी प्रिसीजन कम है। अगर दोनों की प्रिसीजन तुलना करें तो इस वेइंग मशीन की प्रिसीजन जो है वो कम है और इस वेइंग मशीन की जो प्रिसीजन है वो अधिक है, क्योंकि ये मशीन 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग दे रहा है और ये एक ही डेसिमल प्लेस तक। क्लियर हो गया? तो इसको समझे हम लोग। अब हम लोग आते हैं, जैसा एक यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया कि एक इंस्ट्रूमेंट अधिक प्रिसाइज है अगर वह फिजिकल क्वांटिटी को लेसर फ्लक्चुएशन के साथ मेजर कर रहा है, यानी उसके रीडिंग में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहा है वह इंस्ट्रूमेंट और उस रीडिंग में उसके रीडिंग में फ्लक्चुएशन कम आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वह इंस्ट्रूमेंट जो है अधिक प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसकी प्रिसीजन अधिक है। तो अब आता है ये जो प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन के बारे में एक और कहा गया है। प्रिसीजन का जो डेफिनेशन है आप देख लो, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन। ये प्रिसीजन की डेफिनेशन हो गई, प्रिसीजन है ना। आप ये प्रिसीजन के डेफिनेशन के जगह इसको आप लिख सकते हो। क्या है डेफिनेशन? कि ये जो क्लोजनेस होता है दो या अधिक मेजरमेंट्स का टू ईच अदर, इसी को हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। किसी का सब्सटेंस का जब मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो प्रिसीजन अधिक कब होता है? जब मेजरमेंट, जितना मेजरमेंट ले, 2 मेजरमेंट ले, 3 मेजरमेंट ले, 4 मेजरमेंट ले, तो जो जितनी दफ़ा मेजरमेंट लेते तो जितना ज़्यादा क्लोजनेस होता है इन मेजरमेंट्स के बीच में आपस में, समझिए कि वह उतना ही ज़्यादा प्रिसीजन है मेजरमेंट में। ठीक है, तो अगर आप 5 बार किसी सब्सटेंस को वे करते हैं और हर बार 3.2 kg आ रहा है रीडिंग, तो समझ जाइए कि ये मेजरमेंट जो है बहुत ही प्रिसाइज है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक्यूरेट हो, ये मेजरमेंट कोई ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो, लेकिन ये प्रिसाइज है, मैक्सिमम लेवल तक ये प्रिसाइज है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रिसीजन जो होता है ना वह इंडिपेंडेंट होता है एक्यूरेसी के। एक बात और जान लीजिए कि प्रिसीजन जो होता है ना वह एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये भी दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, प्रिसीजन का कंसेप्ट अलग है, एक्यूरेसी का कंसेप्ट अलग है। अभी हम लोग देखेंगे, सब चीज़ समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 घड़ी है, इन दोनों को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट में टेस्ट कर रहे हैं? कि स्टैंडर्ड क्लॉक के अगेंस्ट में टेस्ट कर रहे हैं 2 घड़ी को। और दोनों घड़ी जो है जिस स्टैंडर्ड क्लॉक के रेस्पेक्ट में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वह स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड है नेशनल लेबोरेटरी में और 12 बज रहा है, और अभी एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्लॉक के हिसाब से 12 बज रहे हैं। तो रीडिंग दोनों क्लॉक का क्या बता रहा है? ये स्टैंडर्ड क्लॉक है, ये एक्चुअल टाइम बता रहा है। स्टैंडर्ड क्लॉक जो नेशनल लेबोरेटरी में है वो 12 बजे का एक्चुअल टाइम बता रहा है। और 2 और घड़ियाँ हैं, 2 और घड़ियाँ हैं, 2 क्लॉक और हैं, 2 घड़ी और है, एक है क्लॉक 1, एक है क्लॉक 2। तो सोमवार को जो है क्लॉक 1 जो है वो दे रहा है टाइमिंग 12:05, ट्यूसडे को 12:01, फिर वेडनेसडे को 11:59 8, यानी 11 आवर्स 59 मिनट्स 8 सेकेंड। मतलब ये पूरा टेबल बना हुआ है क्लॉक 1 का। और क्लॉक 2 का जो टाइमिंग देता है, सोमवार को भी जब 12 बजता है तो वो क्लॉक 2 का टाइमिंग ये मिला हमको। मंगलवार को जब 12 बजता है तो क्लॉक का टाइमिंग ये मिला हमको। बुधवार को जब 12 बजता है तो क्लॉक का टाइमिंग ये मिला हमको, है ना। इसी तरह से दिया हुआ है। तो क्लॉक 1 और क्लॉक 2 का दोनों का टाइमिंग दिया हुआ है कितने बजे? 12 बजे। एक्चुअल टाइम कितना है? 12 बजे है। अब ये दोनों क्लॉक में से कहा गया है कि इसमें से अगर मान लीजिए हमको ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हमको प्रिसीजन की ज़रूरत है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें समय नापने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए इन दोनों घड़ी को लगाए हैं, या दोनों घड़ी में से किसी एक घड़ी को चुनना है हमको जिसमें कि टाइम को मेजर कर, जिसमें टाइम को भी मेजर किया जाएगा। तो टाइम जो मेजर किया जाएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि घड़ी का जो है प्रिसीजन जिस घड़ी का ज़्यादा होगा उसको उस एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट करना है, उस घड़ी को। तो
मतलब घड़ी मतलब क्लॉक 1 और क्लॉक 2 में से क्लॉक, एक तो क्लॉक जो स्टैंडर्ड क्लॉक है वो तो नेशनल लेबोरेटरी में वो तो ट्रू वैल्यू बता रहा है, ट्रू टाइम बता रहा है, उसको नहीं, मतलब कि जो क्लॉक 1 है और जो क्लॉक 2 है, इन दोनों क्लॉक में से हमको सिलेक्शन करना है। किस चीज़ के लिए? तो जो क्लॉक हमको ज़्यादा प्रिसीजन देगा, एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बात हो रही है प्रिसीजन की। तो जो क्लॉक हमको ज़्यादा प्रिसीजन देगा, अभी एक्सपेरिमेंट की ये डिमांड है कि उस क्लॉक को सेलेक्ट किया जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इन दोनों क्लॉक में से यह देखना है कि किस क्लॉक की प्रिसीजन ज़्यादा है, उसी को प्रीफर करेंगे। तो अब हमको पता लगाना है किस क्लॉक का ज़्यादा प्रिसीजन है। तो हमको देखना होगा कि क्लॉक कौन सा जो है वह कम फ्लक्चुएशन दिखा रहा है अपने रीडिंग में, तो उस क्लॉक को जो है ज़्यादा प्रिसाइज क्लॉक माना जाएगा, जिसमें फ्लक्चुएशन रीडिंग में कम होगा। तो हम क्लॉक 1 और क्लॉक 2 दोनों के रीडिंग को इसके लिए कंपेयर करेंगे और पता करेंगे, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन जो है किसी भी घड़ी का जो पता किया जाता है, किसी भी घड़ी का जो उसका जो रीडिंग में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसको कैसे पता करते हैं? इसको पता करते जब हम उस घड़ी के द्वारा लिया गया मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस घड़ी के टाइमिंग में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए क्लॉक 1 का केस अगर हम देखते हैं, अगर हम ये क्लॉक 1 का केस देखें तो इस क्लॉक 1 के केस में जो है मैक्सिमम रीडिंग क्या है, वो 12:01:50 है, ये मैक्सिमम रीडिंग है। और क्लॉक 1, तो अगर हम इसको 12:01:50 को अगर हम सेकेंड में बदल दें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कितना होगा 43,310 सेकेंड, 43,310 सेकेंड्स हो गए। और फिर जो मिनिमम रीडिंग है क्लॉक का वह कहा गया है 11 आवर्स 59 मिनट्स 8 सेकेंड, ये है मिनिमम रीडिंग किसका, क्लॉक 1 का। तो इसको भी अब हम सेकेंड में बदल देंगे, इसको भी हम सेकेंड में बदल देंगे, तो ये हमारा आ गया सेकेंड में। अब हमको जो है देखना है, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो है क्लॉक 1 के रीडिंग में कितना हुआ, तो भाई जो मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वही होगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन। तो वो कितना होता है, मैक्सिमम रीडिंग क्लॉक 1 का इतना आया और मिनिमम रीडिंग क्लॉक 1 का जो है इतना आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना निकला 162 सेकेंड्स। इसका मतलब क्लॉक 1 का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है टाइम में, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो हो रहा है वो हो रहा है 162 सेकेंड का। अब क्लॉक 2 को देखते हैं, क्लॉक 2 में जो है मैक्सिमम रीडिंग कितना दे रहा है, वह दे रहा है 10 आवर्स 14 मिनट्स एंड 53 सेकेंड। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे पूरे को, तो सेकेंड में कन्वर्ट किए तो हो गया 36,924 सेकेंड। फिर देखेंगे कि इस क्लॉक 2 में मिनिमम रीडिंग कितना शो हो रहा है, तो वो हो रहा है 10 आवर्स 15 मिनट्स 24 सेकेंड्स। तो इसको जब सेकेंड में कन्वर्ट करते तो होता है 36,893 सेकेंड्स। तो अब जो है अब हम निकालेंगे कि इस क्लॉक 2 में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है रीडिंग में। तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम रीडिंग और मिनिमम रीडिंग का डिफरेंस निकालना होगा, जो कि निकला 31 सेकेंड। ये हुआ क्लॉक 2 का रीडिंग में जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आया, यानी कि 31 सेकेंड का जो फ्लक्चुएशन आया वही हुआ। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों घड़ी के टाइमिंग में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, उन फ्लक्चुएशंस को जब हम कंपेयर करते हैं, उन मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस को जब हम कंपेयर करते हैं क्लॉक 1 और क्लॉक 2 के रीडिंग के, तो हम पाते हैं कि ये जो क्लॉक 2 है उसमें जो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो है 31 ही सेकेंड का हो रहा है, यानी कम है हो रहा है फ्लक्चुएशन, जबकि क्लॉक 1 में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन जो है वह 162 सेकेंड का हो रहा है, यानी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी क्लॉक 1 का रीडिंग जो है वह ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और क्लॉक 2 का रीडिंग जो है वह कम फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और एक्सपेरिमेंट का डिमांड क्या है, एक्सपेरिमेंट का डिमांड है कि ऐसा क्लॉक को चुनना है 1 और 2 में से जो मैक्सिमम प्रिसीजन हो, जिसका अधिक प्रिसीजन हो। तो अधिक प्रिसीजन कब होगा, जब फ्लक्चुएशन कम हो। जब फ्लक्चुएशन कम हो, तो फ्लक्चुएशन कम किसका है, 31 सेकेंड फ्लक्चुएशन है क्लॉक 2 का। इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉक 2 में प्रिसीजन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रीडिंग ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जो है क्लॉक 2 को जो है सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका लेसर फ्लक्चुएशन है और
क्यों? क्योंकि इसमें 31 सेकेंड का ही फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके रीडिंग में, और क्लॉक 2 को जो है इसी को जो है प्रिफर किया जाएगा ताकि टाइम इंटरवल को मेजर किया जा सके प्रिसाइजली, यानी इसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का मांग है कि हमको वो घड़ी चुनना है जिसमें प्रिसीजन अधिक हो, और पा रहे हैं कि क्लॉक 2 में प्रिसीजन अधिक है, इसीलिए हम इसको चुनेंगे। तो इस प्रकार क्लॉक 2 में प्रिसीजन ज़्यादा है देन क्लॉक 1। तो हमको लगता है आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब आप समझ रहे होंगे अच्छे से प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस को भी समझ रहे हैं। अभी आ रहा है फुटबॉल कंसेप्ट जो हमने थंबनेल में दिया था, इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, तो अब आ गया थंबनेल के अनुसार जो कहा गया है थंबनेल में कि फुटबॉल कंसेप्ट देखिए एक्यूरेसी और डिफरेंस के लिए। तो अब आप वो फुटबॉल कंसेप्ट देखिए, गजब का कंसेप्ट है, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एनिमेशन के साथ मैंने आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपको सीखने में दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ आप थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। फुटबॉल कंसेप्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ज़रा रोचक ढंग से इसको समझेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क है फुटबॉल कंसेप्ट से। ये देखिए केस 1, देखिए केस 1 में हम क्या देख रहे हैं, ये फुटबॉलर जो है एक बार इधर मारता है बॉल, तो बॉल क्या होता है, बॉल घूमते घूमते इधर आ गया, गोल में चला गया। ये गोल क्या है, ये गोल है ट्रू वैल्यू। आप इसको मान लो ट्रू वैल्यू के तरह। तो बॉल तो जा रहा है, लेकिन बॉल कैसे जा रहा है, बॉल घूमते हुए जा रहा है ना, सीधा नहीं जा रहा है बॉल, यानी बॉल इस तरह से घूमते हुए जा रहा है गोल में। इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्लक्चुएशन जो है अधिक हो गया, ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गया, इसके पाथ में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये गोल क्या, ये ट्रू वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि ये एक्यूरेट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ये केस है कि इसमें एक्यूरेसी है लेकिन इसमें प्रिसीजन क्या है, लीस्ट है। एक्यूरेट है ये, हाँ ये मैक्सिमम है, इसको कह सकते हैं हम, इसको मैक्सिमम एक्यूरेसी कह सकते हैं, लेकिन ये लीस्ट प्रिसाइज है, इसमें प्रिसीजन की कमी है। ये जो है ना प्रिसीजन की इसमें कमी है, क्योंकि प्रिसीजन की कमी इसलिए है क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है या फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है इन द पाथ ऑफ द बॉल। ठीक है, अब लोग केस 2 में क्या देख रहे हैं आप, देखो फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, थोड़ा कम गया पाथ। देखो पहले क्या था केस 1 में ये फुटबॉलर बॉल ऐसे घूम के जा रहा था एक बार, और दूसरे बार जो है बॉल जो है ऐसे घूम के जा रहा था। तो फ्लक्चुएशन पाथ में क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। अभी क्या है केस 2 में फ्लक्चुएशन कम हो रहा है, यानी एक्यूरेट ये भी है, एक्यूरेट पहला केस में भी, क्योंकि दोनों केस में क्या देख रहे हैं, बॉल गोल में ही जा रहा है। केस 1 और केस 2 में क्या देख रहे हैं, बॉल जो है ये फुटबॉलर किक किया, बॉल जो है गोल में ही जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन जो है कम है केस 1 के तुलना में। अब आते हैं हम लोग केस 3 में। केस 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक्यूरेट भी है और इसमें मैक्सिमम प्रिसीजन है, यानी इसमें पाथ में जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, ये फ्लक्चुएट कर नहीं रहा इसका पाथ, बॉल का पाथ, यानी ये पूरी तरह से एकदम स्ट्रेट जा रहा है और सीधे गोल में जा रहा है। यानी ये गोल में जाने के कारण एक्यूरेट भी हो गया। गोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू वैल्यू को, तो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बॉल सीधे जो है गोल में जा रहा है, यानी ट्रू वैल्यू को हिट कर रहा है। और मैक्सिमम प्रिसीजन भी है क्योंकि इसमें बॉल का पाथ जो है ना सीधे स्ट्रेट ट्रू वैल्यू या गोल को जो है कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, सीधे ये गोल में जा रहा है, लेकिन इसका पाथ जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं, यानी इसमें प्रिसीजन मैक्सिमम है, यानी इसमें एक्यूरेसी भी है और मैक्सिमम प्रिसीजन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये फुटबॉलर बॉल तो मार रहा है, लेकिन बॉल का क्या देख रहे हैं, इसमें एक्यूरेट जो है ये कम है। एक्यूरेट कम क्यों है, क्योंकि बॉल जा तो रहा है लेकिन बॉल गोल से कुछ दूरी पे जा रहा है। अब फाइनली देखो बॉल की दूरी इतनी होती है, जब बॉल यहाँ पहुँचता है ना, तो बॉल की दूरी इस गोल से यानी ट्रू वैल्यू से ये दूरी यहीं रह जाता है, ये गोल में नहीं जा पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्यूरेट कम है
हाँ, केस 1 के तुलना में ये एक्यूरेट कम है, लेकिन केस 1 के तुलना में ये अधिक प्रिसीजन है, क्योंकि केस 1 में आप देखो बॉल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा था, बॉल का डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा था, उसका अपना जो पाथ होना चाहिए उससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अभी क्या है, बॉल का डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, लेकिन ये एक्यूरेसी से काफ़ी दूर है, थोड़ा दूर हो गया है ना। तो इसीलिए कहा गया यहाँ लेस एक्यूरेट है लेकिन मोर प्रिसाइज है। किस तुलना में? केस 1 के तुलना में। केस 1 आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो केस 1 क्या था। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला केस जो है, यही केस 4, ये जो है ना लेस एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि ये गोल से दूर है, लेकिन केस 2 के मुकाबले ये जो है इक्वली प्रिसाइज है। केस 2 में भी क्या देखे थे, केस 2 में बॉल जा रहा था और पाथ में इतना ही डिफ्लेक्शन हो रहा था। केस 2 में भी जो है ना पाथ में इतना ही डिफ्लेक्शन हो रहा था, बस क्या हो रहा था, बॉल जो है गोल में जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, गोल में नहीं जा रहा है, गोल में बॉल नहीं जा रहा है, तो एक्यूरेट कम है इसका मतलब केस 2 के तुलना में। लेकिन केस 2 में क्या देखे थे, इतना ही डिफ्लेक्शन हो रहा था, डिफ्लेक्शन इतना ही हो रहा था जितना इस केस 4 में हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं केस 4 का तुलना अगर हम केस 2 से करें तो कह सकते हैं कि इस केस में लेस एक्यूरेसी है लेकिन इक्वल प्रिसीजन है। केस 2 के तुलना में साथ करें इसका तो इक्वली प्रिसाइज है ये केस 4। केस 4 और केस 2 में इक्वल प्रिसीजन है, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो केस 2। अब आता है, अगर हम केस 3 से तुलना करें तो केस 3 में हम लोग क्या देख रहे थे, केस 3 में हम लोग देख रहे थे कि उसके तुलना में ये लेस एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज भी है ये केस 3 के तुलना में। प्रिसीजन भी कम है और इसमें जो है एक्यूरेसी भी कम है। अब आता है केस 5। केस 5 में क्या है, यहाँ केस 5 देख रहे हैं, इसमें सीधा जा रहा है बॉल, लेकिन बॉल जो है गोल में नहीं जा रहा है। तो हम इस केस में क्या कह सकते हैं, केस 5 के केस में, कि इस केस में सिचुएशन लेस एक्यूरेट है लेकिन अधिक प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों? क्योंकि ये बॉल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, बॉल एकदम सीधा जा रहा है, डिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये अधिक प्रिसाइज है किसके तुलना में, केस 1 के तुलना में। केस 1 के तुलना में ये अधिक प्रिसाइज है क्योंकि केस 1 में क्या देखे थे, पूरा डिफ्लेक्ट हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था, इसमें डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है केस 5 में केस 1 के तुलना में। लेकिन केस 1 में क्या था, वो डिफ्लेक्ट हो रहा था लेकिन बॉल घूमते घूमते कहाँ गया, गोल के अंदर चला गया, यानी कि इसमें क्या है, गोल में नहीं जा रहा है, यानी ये एक्यूरेट कम है। केस 1 से ये एक्यूरेट कम है लेकिन केस 1 के तुलना में ये प्रिसाइज ज़्यादा है। तो ये केस 5 का केस हुआ। अब आता है कि केस 2 के साथ तुलना करें अगर इस केस 5 का, तो यहाँ पाते हैं कि इसमें एक्यूरेसी कम है। क्यों कम है? क्योंकि केस 2 में बॉल गोल में जा रहा था, इसमें बॉल जो है गोल में नहीं जा रहा है, इसलिए केस 5 में एक्यूरेसी कम है। लेकिन इसमें प्रिसीजन जो है वह ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि केस 2 में बॉल हल्का डिफ्लेक्ट हो रहा था, मीडियम टाइप का डिफ्लेक्शन हो रहा था केस 2 में। लेकिन केस 1 में जो है केस 5 में, यानी इस केस में क्या रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, एकदम सीधा बॉल जा रहा है, इसलिए इसकी प्रिसीजन जो है वह ज़्यादा है केस 2 के तुलना में, लेकिन एक्यूरेसी केस 2 से कम है। अब आता है कि इसकी तुलना अगर केस 3 से करें केस 5 की, तो केस 3 में क्या हो रहा था, बॉल सीधा गोल में जा रहा था, एकदम सीधा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जा रहा है सीधा, यानी कि इसकी प्रिसीजन, केस 5 की प्रिसीजन और केस 3 की प्रिसीजन सेम होगी, इक्वली प्रिसाइज है दोनों, केस 5 और केस 3। लेकिन केस 5 जो है ना, ये एक्यूरेट कम होगा केस 3 से, क्योंकि केस 3 तो सीधा गोल में जा रहा था, सीधा भी जा रहा था और गोल में भी जा रहा था। ये सीधा जा रहा है लेकिन गोल में नहीं जा रहा है, यानी ट्रू वैल्यू से ये दूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस एक्यूरेट है लेकिन केस 3 के जितना ही ये प्रिसाइज है। अब आता है केस 6। देखिए केस 6 में क्या है, इसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी है और मैक्सिमम प्रिसीजन है। इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम है, यानी एक्यूरेट है पूरी तरह से और पूरी तरह से प्रिसाइज है क्योंकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब केस 7 ले लीजिए, केस 7 में क्या देख रहे हैं, ये गोल से भटक गया है,
ट्रू वैल्यू से भटक गया है, तो ये मीडियम एक्यूरेसी है। और लेकिन प्रिसीजन क्या है, मैक्सिमम है, यानी केस 6 जितना ही इसमें प्रिसीजन है, लेकिन ये गोल में नहीं जा रहा है, तो ये एक्यूरेसी इसकी मीडियम हो गई। अब एक और केस 8 ले लीजिए। केस 8 क्या है, इसकी दूरी तो बहुत ज़्यादा है, इस गोल या ट्रू वैल्यू से ये काफ़ी दूर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एक्यूरेसी जो है इस केस 6 से भी कम है और केस 7 से भी कम है, लेकिन प्रिसीजन जो होता है उतना ही है जितना केस 7 का है, जितना केस 6 का है, क्योंकि इसमें भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है इस फुटबॉल कंसेप्ट से जो है आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। इस धमाकेदार एनिमेशन, खतरनाक एनिमेशन आपको जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा डाउट को, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी जैसे होता है वैसे एकदम क्लियर हो गया आपको। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यानी पार्ट 6 जो है, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा वाकई में लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें जो ऑल ऑप्शन उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो अगला वीडियो जो आने वाला है यानी पार्ट 6, ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 1 ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट के प्लेलिस्ट में, और तमाम वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट का, इस सीरीज़ का जो अगला वीडियो है यानी पार्ट 7 वो होने वाला है सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर पर। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, है ना। तो कृपया हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सपोर्ट दीजिए, है ना। तो मैं ज्ञानू मोदी आपसे अलविदा चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।